नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि बरसात की फुहारों में पशुधन का रखना ध्यान, साफ सुथरा हो उनका बाड़ा और पौष्टिक हो खान पान, टीका समय पर लगवाना उनको ताकि रोगों से मिले निदान, और यही है एक पशुपालक की पहचान। जी हाँ, बरसात का मौसम प्रारंभ हो चुका है और हमें पशुधन को किस प्रकार निरोगी रखना है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में आज विशेष रूप से आमंत्रित हैं डॉक्टर रोहित शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद जोशी जी। दर्शकों, डॉक्टर रोहित शर्मा जी पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं और अपेक्षा करते हैं कि इनके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वो हमारे सभी पशुपालकों के लिए लाभप्रद होगी। जैसे मनुष्य को मौसम प्रभावित करता है, उसी प्रकार पशुधन को भी इसका प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब, चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और पशुपालक भी जो है चिंतित रहता है। जब हम बरसात के मौसम की बात करते हैं, वैक्सीनेशन की बात भी करेंगे, रोगों को लेकर के बात भी करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी, कौन कौन सी सावधानियाँ? सर्वप्रथम तो कहते हैं कि जहाँ हमारा पशु रहता है, जो उसका बाड़ा है, आवास है, तो उसको किस प्रकार से जो है मेंटेन करना चाहिए, उसके बारे में। जी हाँ, जैसे आपने सही बात की, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम अपना जो पशुपालक भाई बहन जो हैं, अगर वो रख रखाव सही तरीके से करेंगे तो आदि बीमारियां तो पशुओं को लगेगी ही नहीं। तो इसमें जो हमारा जो ओबरा है जिसमें हम पशुओं को रखते हैं, तो वो तो एक तो हवादार होना चाहिए, उसमें जो सूर्य की रोशनी आनी चाहिए, और उसमें जो फर्श है वो हल्का सा ढलानदार होना चाहिए ताकि जो मलमूत्र है वो आराम से ड्रेन होकर बाहर निकल जाए। और साफ़ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, खासकर बरसात के मौसम में जब कीचड़ ज़्यादा हो जाता है। अगर साफ़ सफाई रहेगी तो आधे जो परजीवी हैं वो वहाँ पे नहीं होंगे, और जो जीवाणु विषाणु जो उसमें ग्रो करते हैं उनकी मात्रा भी कम रहेगी, तो आधे से ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होंगी। जैसे कि आपने फ़र्श की बात करी, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि पक्के फ़र्श होने चाहिए, या मान लीजिए जैसे कहते हैं ना कि पुराने कहीं मिट्टी के हो या गोबर इत्यादि से जिसकी लिपाई पुताई की गई हो, तो क्या उसमें कोई पॉलीथीन की शीट नीचे बिछानी चाहिए? मैं चाहूँगा होना तो पक्का ही चाहिए, पर वो खुरदरा होना चाहिए जिसके ऊपर जो पशु है वो फिसले ना। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल स्मूथ बना दें, वैसा नहीं है। उसको खुरदरा रखिए, पर उसमें एक हल्की सी ढलान रखिए पीछे की तरफ, पीछे एक हल्की सी नाली दीजिए ताकि जो भी मलमूत्र है, जो भी उसका गोबर है और जो पेशाब है वो उसके साथ बाहर को निकल जाए और आपको भी सफाई करने में आसानी रहे। अगर उसके अंदर आप पानी फेंक के सफाई करेंगे और उसका ढलान अच्छी तरह नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो अंदर वो पानी और गोबर इकट्ठा होगा और कीचड़ होगा, और उसी में ही फिर वो पशु बैठेगा और उसको कई तरीके की थनैला जैसी बीमारियाँ लगेंगी। डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए इस मौसम में उमस, जिसे हम आर्द्रता भी कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो भी बहुत बढ़ती है, और मौसम भी जो है, और ये मान लीजिए यदि बारिश होगी उसके पश्चात, तो ऐसा लगता है कि वो गर्मियों से भी ज़्यादा जो है तीक्ष्ण जो है, तीव्र गर्मी हो गई है। तो उसको देखते हुए उस आवास में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हमारा जो पशुधन है वो अपने को सहज महसूस कर सके? जैसे हमारे पर्वतीय राज्य है तकरीबन, तो ऊपर तो इतना नमी का और तापमान का इतना तनाव नहीं होता है, पर जो हमारे निचले इलाके हैं वहाँ पर ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि एक तो वहाँ पे जो हवादार होना चाहिए, और अगर आप हो सके तो थोड़ा सा कुछ पंखे वगैरह का इंतज़ाम अगर कर सकें तो वो भी करें, क्योंकि अगर पशु आपका तनाव में रहेगा तो उसके जो कॉर्टिसोल्स लेवल बोलते हैं हम उसको, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो निकलते हैं, जिससे कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो गिर जाती है। इसी वजह से बरसात में कई रोग, तो पशु है कई रोगों की चपेट में आ जाता है। इसलिए जितना हम उसको पशु को तनाव से मुक्त रखेंगे या तनाव कम रखेंगे, उतना ही उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका जो उत्पादन है और जो उसकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, दूसरा महत्वपूर्ण घटक आता है आहार को लेकर के, क्योंकि आहार को लेकर, क्योंकि इस समय हरा घास भी होता है, कई बार पशुपालक सोचता है कि हरा घास
काटा और पशु को दे दिया। लेकिन कहते हैं वो भी एकदम नहीं देना चाहिए, कुछ ऐसा भी मिथ है, तो उस पर भी मैं चाहूँगा कि आप स्पष्टीकरण करें। जैसे आप देखा ही है कि ग्रीष्म ऋतु खत्म हुई तो उस समय चारा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर एकदम ही जब वर्षा ऋतु आती है तो एकदम ही घास पनपने लगता है और एकदम ग्रो करने लगता है। तो जो फास्ट ग्रोइंग ये जो घास होता है, खासकर ये जो बाजरा वगैरह है, sorghum है, तो ये एकदम जब बरसात में जब ये ग्रो करेगा तो इसमें कुछ टॉक्सिन्स जिसको कहते हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं इनमें। तो जैसे एक प्रूसिक एसिड, इसको हाइड्रोसायनिक एसिड बोलते हैं, या फिर नाइट्रेट्स होते हैं। तो अगर आपने एकदम वो उस घास को इकट्ठा खूब सारा उस पशु ने खा लिया तो आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसको हम HCN टॉक्सिसिटी बोलते हैं और नाइट्रेट टॉक्सिसिटी बोलते हैं। और ये बहुत हद तक जानलेवा होती है अगर समय पर इसका इलाज ना मिले तो इसलिए पशुपालक भाइयों को ध्यान रखना है कि जब भी ऋतु चेंज हो रही है तो एकदम ही आप वो हरा चारा उसको नहीं खिलाएं, उसको थोड़ा मिक्स करके खिलाएं। और कोशिश करें जो हरा चारा आप काटा है आपने उसको थोड़ा फैला के रखें ताकि उसमें से जो प्रोसिक है, जो हाइड्रोसायनिक जो गैस होती है वो निकल जाए, ताकि उसकी कुछ टॉक्सिसिटी कम हो जाए। इसके अलावा उसमें थोड़ा सा आप सूखा चारा भी मिला के ही खिलाएं और उससे फिर आपको उसको अफारा भी नहीं होगा। जी। पानी की मात्रा को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि पशुधन के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि चारा महत्वपूर्ण है, तो पानी को लेकर के क्या कहेंगे कि किस प्रकार के पानी की व्यवस्था पशुधन के लिए होनी चाहिए? पानी तो एक तो पानी एड लिब जिसको बोलते हैं हम, कि उसकी इच्छा अनुसार उसको पशु को इच्छा अनुसार उसको पानी मिलना चाहिए। और दूसरा है जो पानी है वो स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गंदा सा पानी जैसे बाहर से कहीं से आ रहा है आप उसको वो पिला दें। खासकर जो बरसात का मौसम है, जब जैसे कहीं से नालों से आ रहा है पानी, तो उस समय उस पानी में बड़े ही जीवाणु और विषाणु भी आ जाते हैं। तो बेहतर है कि आप जो IPH का जो ट्रीटेड वाटर है, जिसको IPH वालों ने ट्रीट किया हुआ है, वही आप पशुओं को दें। और अगर आपके पास वो चीज़ उसकी उपलब्धता नहीं है तो जहाँ भी आप उसको अपने जो पशुओं को जो पानी पिलाते हैं उसको जहाँ स्टोर करते हो वहाँ आप उसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर, जिसको आप 3 ग्राम प्रति 1000 लीटर की जो टंकी है जहाँ भी स्टोरेज है उसमें इस मात्रा में आप डाल सकते हो। उसको थोड़ा सा उसको एक्ट करने देना है, उसके बाद आप उस पानी को पिला सकते हो, तो वो काफ़ी हद तक वो सेफ़ हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं, जैसे हमने प्रारंभ में भी कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी उगते हैं जी। तो कई बार ऐसा होता है कि घास के साथ वो खरपतवार भी जो है हमारा जो पशुपालक है वो काट देता है और वो जो है पशु को दे देता है। तो मैं समझता हूँ शायद वो भी घातक हो सकते हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि उस पर कैसे ध्यान रखें पशुपालक? हाँ, हर जो खरपतवार में टॉक्सिन्स होते हैं तो थोड़ी मात्रा में तो पशु जो है वो पचा लेता है, पर अगर उसको आपने ज़्यादा मात्रा में दे दिया, जैसे लंटाना है, ये कांग्रेस ग्रास है, और भी कुछ वीड्स हैं, ब्यूल है, ये काली बसूटी है, तो अगर ये पशु ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कर ले, और ख़ासकर ये पशु जब जो चरागाह में जाते हैं और वहाँ पे चरागाह में घास नहीं है तो वहाँ अगर ये लगे हुए हैं जो खरपतवार हैं तो उसका वो सेवन कर लेते हैं, तब ये ज़्यादा टॉक्सिसिटी होने का खतरा रहता है। अगर आप घर पे ही उसको खुरली पे ही दे रहे हो तब तो आप उसको थोड़ा सा छांट के दे सकते हो। और हमारे जो ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में एक वो जो ब्रैकन फर्न होती है जिसको बोलते हैं फर्न, जिसको जो हम गुलदस्ते वगैरह बनाते हैं उसके बैक साइड में उस सजावट के लिए भी उसको यूज़ करते हैं उस ब्रैकन फर्न को। तो ध्यान रखें कि वो जो फर्न है उसका वो सेवन पशु ना करे। अगर उसमें वो पशु ज़्यादा मात्रा में उस ब्रैकन फर्न का सेवन उसको खाएगा तो उसके पेशाब में खून आना स्टार्ट हो जाएगा, उससे उसकी जो पेशाब की थैली है उसमें कैंसर बन जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि वो जो ब्रैकन फर्न है जिसका उसकी पहचान वही है, फर्न जैसा होता है और जो सजावट के लिए काफ़ी उस हद तक उसको यूज़ करते हैं तो उसकी पहचान वही है। तो आप जब भी जंगल से घास काट के ला रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उस ब्रैकन फर्न को अलग कर दें। दर्शकों, तभी ये शास्त्रार्थ भी वर्णित है जब पशुधन के परिप्रेक्ष्य में बात की जाती है कि आहारः शुद्धिः आरोग्यम, आहारः शुद्धिः आरोग्यम,
पशूनां रक्षणं हितं स्वास्थ्यमेव परमं धर्मः सर्वधर्मस्य साधनम। परम भाग्य माना गया। कहते हैं कि जो आहार और जो आपकी शुद्धि, जो स्वच्छता, जो रख रखाव है, ये पशुधन को जो है स्वस्थ रखने में बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। ये ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। डॉक्टर साहब, अब जैसा कि हमने एक शब्द प्रयोग किया था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वैक्सीनेशन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि रोग पनपे ही ना, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, जैसे जितने भी ये जो बीमारियां हैं, कुछ का तो हम बचाव कर सकते हैं, पर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पशुओं को आ ही जाती हैं। तो उस केस में जो बड़ी घातक बीमारियां, उसके लिए हमने रोग प्रतिरोधक जो हमारे पास टीकाकरण का प्रावधान है। तो जैसे बरसातें अब स्टार्ट हुई हैं, तो इसमें मुख्यतः 2-3 जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा लगती हैं, खासकर मैदानी इलाकों में जहाँ पे थोड़ा नीचे है, वहाँ पे जैसे गलघोटू बहुत है, तो उसमें ये बहुत ही घातक बीमारी है। तो जब भी आप बरसातों से पहले इसका टीकाकरण अवश्य करवाएं। इसी तरह और इसका टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है विभाग द्वारा, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग द्वारा। इसी तरह एक जो लंगड़ा बुखार है, ब्लैक क्वार्टर जिसको बोलते हैं, इसका भी एक टीकाकरण होता है। खासकर ये बरसातों में ही होता है, तो जैसी बरसात स्टार्ट होती है, आरंभ होने से पहले इसका टीकाकरण अवश्य कराएं। और ये भी टीका निःशुल्क पशुपालकों के पशुओं को विभाग द्वारा लगाया जाता है। तो इसी तरह और खुरपका मुंहपका तो आपको सबको पता ही है, वो का तो बहुत ही ज़्यादा प्रचार होता ही है, तो वो गर्मियों में लगता है। तो ये 3 टीकाकरण तो अवश्य कराएं। इसके अलावा कोई और अगर उस इलाके में कुछ और बीमारियां हैं, जैसे कहीं ब्रुसेलोसिस है या फिर लंपी कहीं पे ज़्यादा हो रही है, तो उसका टीकाकरण भी आप अवश्य कराएं। टीकाकरण कराने से ये फ़ायदा होता है कि वो बीमारी अगर वहाँ पे आएगी भी तो वो उतना नुकसान नहीं करेगी, है ना। और कुछ पशु अगर किसी में वो टीकाकरण नहीं भी हुआ है तो वो भी बच सकता है अगर बाकियों ने कराया हुआ है। तो वो एक तरीके से ये औरों को भी सुरक्षा प्रदान करता है टीकाकरण। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि विभिन्न रोगों के लिए पहले ही यदि रोग प्रतिरोधक ये जो वैक्सीनेशन कर दी जाए तो हमारा पशु बच सकता है, लेकिन कौन कौन से रोग हो सकते हैं उस पर तो हम बात करेंगे। एक डीवॉर्मिंग की बात भी होती है, वो क्या होती है? हाँ जी, डीवॉर्मिंग जिसको कृमिनाशक बोलते हैं। तो हम सब जानते हैं कि पशु तो घास खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, तो उनके जो पाचन तंत्र में तो कीड़े होते ही हैं। पर इस मौसम में ये जो कृमि होते हैं ये बढ़ जाते हैं जी। तो पशुपालकों को ये भी ध्यान रखना है। वैसे तो हम ये बोलते हैं कि हर 3 महीने पे कृमिनाशक देना जरूरी है, अनिवार्य है। और अगर जो भी आपकी साइकिल है, फिर भी आप वर्षा ऋतु के बीच में भी एक बार कृमिनाशक अवश्य दें। तो जो भी आपका नज़दीकी पशुपालन जो भी संस्थान है वहाँ जाएं आप, और वहाँ से आप उस चीज़ को ले सकते हैं और अपने जो पशु हैं उनको कृमिनाशक की दवा दिला सकते हैं। इसको दिलाने का एक फ़ायदा है कि एक तो जो अंदर कृमि है वो उसका जो भोजन है वो उसको लगेगा पशु को, उसकी जो स्वास्थ्य है वो बढ़ेगा, उसकी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो इससे काफ़ी फ़ायदा रहता है कृमिनाशक देने से। डॉक्टर साहब, अब हम रोगों की बात करते हैं कि बरसात में कौन कौन से ऐसे प्रमुख रोग हैं जो हमारे पशुधन को ग्रसित कर सकते हैं, व्याधि उत्पन्न कर सकते हैं। तो उस पर मैं चाहूँगा कि हम क्रमवार बात करें और उसके निदान की भी बात करें। जी बिल्कुल। तो एक तो जो सबसे इसमें बरसातों के समय जो मुख्य जो बहुत जानलेवा जो बीमारी है वो है गलघोटू, जिसको हम हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं। ये एक पास्चुरेला मल्टोसिडा करके एक बैक्टीरिया है, उससे होता है। ये जो जीवाणु है नॉर्मली ये जो हमारा घास है और कई पशुओं के ऊपर के जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें रहता है। पर जब वो पशु तनाव में आता है, तनावग्रस्त होता है, तो वो कॉर्टिसोल लेवल स्टेरॉयड उससे बढ़ता है, वो बढ़ते हैं शरीर में, और उससे उसकी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो वो जो जीवाणु हैं वो एकदम ही मल्टीप्लाई करते हैं जब भी जो भी जानवर है वो जब वो स्ट्रेस में रहेगा। तो और इस बीमारी में तो ये जीवाणु इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं कि आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप उस पशु को बचा पाएँ। अगर शुरू में ही किसी पशुपालक भाई ने पहचान लिया उसको,
तो आप एकदम उसको ट्रीटमेंट थंब दे रूल के। क्या होता है, कैसे उसके लक्षणों का उसके लक्षणों का मेन जो है कि गर्दन पे बहुत ज़्यादा सोजिश आ जाती है जी और उसको पशु को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। आँखों के ऊपर भी सोजिश आ जाएगी, मुंह के ऊपर भी सोजिश आ जाएगी और तभी बोलते हैं गला घोट रहा है वो। जी बिल्कुल। तो ये बहुत एक्यूट डिजीज़ है जिसको बोलते हैं और पशुपालक भाई को पता भी नहीं लगेगा कि और कब उसकी गाय भैंस, और भैंसों में मुख्यतः ये ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा घातक है। तो इसका इलाज तो करना थोड़ा सा मुश्किल है और वो भी समय पे अगर पता लग जाए तो आप कर सकेंगे, अदरवाइज़ तो ये घातक ही है। तो इसका जो बचाव ही मुख्य, जो हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वैक्सीनेशन आप प्रॉपरली टाइमली कराएं और एनुअली कराएं, हर साल करवाएं इसकी वैक्सीनेशन। डॉक्टर साहब, थनैला रोग के बारे में ज़्यादा बरसात में देखा जाता है, तो उसका लक्षण तो यही है कि गंदगी की वजह से या जो जहाँ थन, पर उसके और कोई ऐसे साइंटिफिक रीजंस है और फिर निदान के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, जो थनैला है जिसको हम मैस्टाइटिस कहते हैं, वो दो तरीके के जो ये जीवाणु होते हैं। एक होता है जो थनों के अंदर ही होते हैं और एक होता है कि थनों के बाहर से भी जब आते हैं। तो जब आपका जो पशु है, एक तो वो जब वो तनावग्रस्त रहेगा, कीचड़ में रहेगा, तो जो अंदर जो हैं वो भी पनपते हैं। और अगर आप जो बाहर से आने, जैसे अगर आपका रखरखाव साफ स्वच्छ नहीं है, नीचे गोबर पड़ा है और आपने गंदे हाथों से पशु को दुआ, उसका दूध निकाला, तो और उसके बाद वो पशु जो है और आपने उसके जो थन को साफ़ नहीं किया और वो पशु नीचे बैठ गया, नीचे कीचड़ है, गोबर है, तो जब आप उस पशु का जब दूध निकालते हैं तो उसका जो कनाल है जहाँ से दूध निकलता है वो कोई आधे घंटे के लिए खुला रहता है। तो और वहीं उसी समय, उसी टाइम पीरियड में वो जो जब वो नीचे बैठ जाएगा पशु, तो वहाँ से वो इन्फेक्शन ऊपर को चला जाएगा। तो जीवाणु मेनली जो ई कोलाई है या फिर स्टैफ है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये जो बैक्टीरिया हैं, तो ये एंटर कर जाते हैं। तो जब एक बार एंटर कर गए तो फिर ये उनको जो दूध का जो वातावरण है, जो माध्यम है, उसमें वो एकदम ग्रो करते हैं। तो एकदम ही उसमें वो ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे थन को, वो जिस थन में भी होगा उसको वो ख़राब करेंगे। तो आपके जो दूध है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें वो गंद आनी शुरू हो जाएगी, क्लॉट से आने स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत एक्यूट होगा, बहुत एक्यूट अगर इन्फेक्शन होगा तो खून भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका बचाव तो एक यही है कि जब भी आप जो पशु है, जब भी आप उसको दूध निकालने लगे तो सबसे पहले आप, एक लाल दवाई आती है हमारे हर पशु चिकित्सा संस्थान में मिलती है, तो उसका हल्का सा घोल बना के रखें। दूध, एक तो आप अपना हाथ अच्छी तरह धोएं, धोने से पहले हाथ साफ़ होने चाहिए और धोने से पहले आप उसके थन उस लाल दवाई से या आयोडीन के पानी से उसको साफ़ करें। धोने के बाद फिर से उसको साफ़ करें और थोड़ा सा उसके जो थन है उसको डुबो के रखें उस लाल दवाई में या आयोडीन के पानी में। उसके बाद ये आपने इंश्योर करना है, रखना है कि जो जानवर है कम से कम आधा पौना घंटा तक खड़ा रहे, वो उसको नीचे ना बैठने दें। और वो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप उसकी खुरली में उसको चारा दे दें या फिर अपनी फीड दे दें। यदि वो बैठ जाएगा तो फिर कहीं वो जो टीट कनाल है उसकी वो आधे घंटे तक खुली रहती है और कहीं ना कहीं वहाँ से वो इन्फेक्शन एंटर कर जाता है। तो आपने ये देखना है कि आधे पौने घंटे तक जो जानवर है वो खड़ा रहे और ये भी इंश्योर करना है कि जो नीचे आपका जो फर्श है उसमें वो गंदगी ना रहे। आजकल अच्छे अच्छे मैट्स आ गए हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा हमारे लोग पशुपालक भाई यहाँ पे देखा है कि उनके ओबरे भी कच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे जो साफ़ सफाई का थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो आप जितना हो सके, जितना साफ़ सफाई आप रख सकें उतना करें। और मैट्स का आप, अगर आपका फर्श कच्चा भी है तो आप एटलीस्ट मैट्स तो बिछा ही सकते हैं और उन मैट्स को आप बाहर ले जाके धो सकते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक आपका जो थनैला जो रोग है वो उसकी आपका आप बचाव कर सकते हैं। और दूसरा है, एक और तरीका है, एक और चीज़ भी होती है, जब भी आप गाय को सुखाते हैं, जब आप उसका दूध छोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में सुखाना उसको, तब भी उसमें थोड़ी सी जो एंटीबायोटिक की कुछ ट्यूब्स आती हैं उसको वो डाल के सुखाएं, उससे भी ड्राई काउ मैस्टाइटिस नहीं होगी। हाँ जी। और इसके अलावा कोई मुंह से रिलेटेड रोग हो गया, खुरों से रिलेटेड रोग हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर का बरसात में ऐसा देखते हैं कि कहीं भी संपर्क में आए और कहीं ना कहीं वो रोग जो है पनप जाता है। जी, जो पैरों से संबंधित है ये तो बहुत ही ज़्यादा, फुट रॉट जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि बरसातों में कीचड़ सब जगह होता है, पानी है, तो उसमें जो खुर है और उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो गल जाती हैं। तो जहाँ वो गल गई तो
जो आपके जीवाणु विषाणु हैं उनको अंदर घुसने का एक रास्ता मिल गया, कट लग गया एक तरीके से, जो आपकी जो स्किन है वो कट गई। तो जब आपके खुर गल जाएंगे तो उसमें उनको रास्ता मिल गया अंदर जीवाणु विषाणु को, बैक्टीरिया को ग्रो करने का। तो उसमें वो एकदम ग्रो करेंगे, जो सीरोफोरस नेक्रोफोरस जिसको हम बोलते हैं। तो वो जब वो ग्रो करेंगे तो फिर वो एकदम इन्फेक्शन अंदर मवाद पैदा कर देंगे और पशु लंगड़ा हो जाएगा। और इसको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर हो जाए तो फिर बहुत ही लंबा कोर्स एंटीबायोटिक्स का चलता है, फिर साफ सफाई का रखना होता है। तो इसमें बेहतर है कि आप बचाव ही रखें तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको ट्रीटमेंट में करेंगे तो आपको एक तो कम्बरसम है और पैसा भी बहुत लगेगा एंटीबायोटिक का। तो आपने ये देखना है कि जो आपका फर्श है वो सूखा रहे, और आप अपनी खुरली के जहाँ पे आपका प्रवेश द्वार है ओवरे का, वहाँ पे एक फुटबाथ बना सकते हैं आप, जिसको बोलते हैं छोटा सा एक टैंक सा, एक छोटा सा फुटबाथ जिसको बोलते हैं, कि जब भी पशु आए तो उसमें वो पाँव को धोता हुआ है। और उस पानी में आप पोटाश डाल दें थोड़ी सी, या फिर फॉर्मलिन मिलती है वो डाल दें, तो उससे भी काफ़ी हद तक, खासकर ये जो बरसात का मौसम है इसमें तो करना अनिवार्य है। बड़े बड़े फार्म्स में तो इसको रेगुलरली किया जाता है, पर अगर आप छोटे लेवल पे भी आपको दिक्कत आ रही है तो रोग पनपेगा ही नहीं, अगर पनपेगा ही नहीं। हाँ, मैनेजमेंटल है सारा ना, कि आप कैसे बचाव रखते हैं इसका। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि परजीवियों का प्रकोप रहता है, चिड़न इत्यादि, कई बार देखा जाता है कि पशुओं को इस तरह की दिक्कत भी होती है, उससे कैसे निजात पाई जाए? चिड़न तो देखिए सर्वव्यापी हैं। अगर तो आप इसको आप रिड्यूस कम कर सकते हो, इनको बिल्कुल ख़त्म नहीं करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपका पशु बाहर जाता है तो आपको कहीं ना कहीं से उसको वो संक्रमण, वो चिड़न लग ही जाएंगे। पर अगर आप उसको अपने ओबरों में ही रख रहे हैं तो आपने ये देखना है कि जो ओबरे हैं आपके, उसमें वो क्रैक्स और क्रेविसेस नहीं होनी चाहिए। अगर हैं भी तो उसमें चूना भर दें और चूने का उसमें पेस्ट कर दें। और रेगुलर इंटरवल पे आप जो भी हमारे जो इनको मारने के जो दवाइयाँ आती हैं वो हमारे जो पशु चिकित्सा संस्थान है उसमें मिल जाती हैं। इनको परजीवियों को इनको मारने के लिए उनका एक घोल बना के आपको लगाना पड़ता है, और ओबरों में भी उसका स्प्रे करना पड़ता है, और वो रेगुलरली करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनके अंडे कहीं ना कहीं रह जाते हैं, फिर से वो साइकिल चलती रहती है। तो आप जितनी आप निरंतरता से आप इसका काम इनको परजीवियों को मारने का करेंगे, उतना ही ये कंट्रोल में रहेंगे। और ये जो परजीवी जैसे चिड़न है और ये जुएं, ये ना सिर्फ आपका पशुओं का खून पीती हैं, बल्कि ये बहुत ही घातक बीमारियों को ट्रांसमिट भी करती हैं, जैसे बबीशिया हो गया, थिलेरिया हो गया। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, मिनरल मिक्सचर की बात करते हैं, वो क्या होता है? मिनरल मिक्सचर तो जैसे नाम ही है मिनरल्स में जो जितने भी हमारे जो पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, बरसात के दिनों में उसकी क्या महत्ता रहती है? महत्वता तो पूरे साल ही रहती है, पर जैसे क्योंकि अगर जैसे बरसातों में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो अगर उसको अच्छी मात्रा में ये मिनरल मिक्सचर मिल रहा है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, उसकी जो उत्पादकता है वो भी बनी रहेगी, और उसकी जो रिप्रोडक्टिव जो एफिशिएंसी वो भी बनी रहेगी, और आपको उत्पादन जो बीमारियां हैं वो कम लगेंगी। डॉक्टर रोहित शर्मा, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय पर संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।